एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक की आँखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक की आँखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, क्योंकि दो विपरीत लक्षणों के मध्य प्रभावी लक्षण ही अगली संतति में अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। हल्के रंग का लक्षण भी माता पिता से वंशानुगत होकर आगामी संतति तक पहुंचकर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आँखों का हल्का रंग एक प्रभावी लक्षण है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र आपस में किस प्रकार संबंधित है? जैव विकास के अध्ययन से यह पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर से सरलतम है, अर्थात जीवों के शरीर में सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है। यही आधार वर्गीकरण का भी है। जीवों को शरीर की रचना के आधार पर ही उनको विभिन्न वर्गों में रखा गया है। अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंधित है। समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग, जिन अंगों की मूलभूत संरचना तो समान होती है परंतु कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लेपर्स, घोड़े के अग्रपाद तथा मानव के हाथ आदि की संरचना समान होती है परंतु वे कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं। समरूप अंग, जिन अंगों के कार्य तो समान परंतु संरचना अलग अलग होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख, तितली के पंख आदि कार्य में समान होते हैं परंतु संरचना में परस्पर भिन्न होते हैं। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाएं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक काले रंग का नर कुत्ता और एक सफ़ेद रंग की मादा कुत्ता लेना होगा। यदि दोनों के मध्य संकरण करने के पश्चात सभी संतानें काली रंग की उत्पन्न होती हैं तो हम कह सकते हैं कि काला रंग प्रभावी है तथा सफ़ेद रंग अप्रभावी है। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? जीवाश्म उन जीवों के अवशेष है जो अब विलुप्त हो चुके हैं। जब हम उन जीवों के जीवाश्मों के संरचना की तुलना वर्तमान जीवों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे जीवों का विकास हुआ तथा जीवाश्म विकास प्रणाली की भी व्याख्या करते हैं। इससे जीवों के पूर्वजों को खोजने, पहचानने तथा विकास की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? स्टैनली मिलर तथा हैरोल्ड सी उरे ने 1953 में अपने प्रयोग द्वारा साबित किया कि जीव की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। उन्होंने जल के ऊपर एक ऐसे वातावरण की रचना की जिसकी कल्पना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पूर्व की गई थी। उस वातावरण में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे परंतु ऑक्सीजन के नहीं। वातावरण का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। आकाश में उत्पन्न बिजली की भांति गैसों के मिश्रण में चिंगारियाँ उत्पन्न की गई। एक सप्ताह बाद देखा गया कि मीथेन का 15% कार्बन अमीनो अम्ल में बदल चुका था जिनसे प्रोटीन बनती है। इस प्रकार प्रोटीन से क्रमशः जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। उपरोक्त प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है?
अलैंगिक जनन में एकल जीव जनन करता है तथा इससे उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, जिससे अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विविधताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं और इसमें से कुछ परिवर्तन स्थायी होते रहते हैं और जीवों को विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायता करते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विविधता उन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने के अनुकूल बनाती है, जिससे इन जीवों में विकास क्रम अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की अपेक्षा बेहतर होता है। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? लैंगिक जनन क्रिया में गुणसूत्र और सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाते हैं और जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता से और आधे गुणसूत्र माता से आकर आपस में संयोजित हो जाते हैं, अर्थात नर से 23 गुणसूत्र तथा मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर संतति में 40 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार जब लैंगिक जनन प्रक्रिया में संतति की रचना होती है तब नर और मादा उसे समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इसी कारण संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। केवल वो विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि जो विभिन्नताएं एकल जीव के लिए उपयोगी हैं वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्राकृतिक चयन प्रक्रम में वे अपना अस्तित्व बनाए रखती है। वे जीव जो विभिन्नता दर्शाते हैं तथा स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं वे जीवित रह पाते हैं। इसके विपरीत जो विभिन्नता नहीं दर्शाते हैं विलुप्त हो जाते हैं। जैसे पर्यावरण की प्रतिकूलता के कारण बाघों की संख्या में कमी आ गई है।